गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य और अधीक्षक महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने इस महामारी के समय भी बच्चों के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शिक्षा को उन तक पहुँचाने के लिए प्रयास किया और हम लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग बच्चों को उचित शिक्षा आधुनिक तकनीकी के माध्यम से पहुंचाने का कष्ट करें। उसी क्रम में मैं सुनील कुमार कक्षा 7 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का पहला पाठ लेकर के आया हूं। आप लोगों ने कक्षा 6 में सामाजिक विषय के अंतर्गत 3 किताब पढ़ा होगा। तीनों किताबों का पहला भाग आपने पढ़ा है। उन्हीं तीनों किताबों का सेकेंड पार्ट आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग माँ सरस्वती को प्रणाम करके अपने इस नए सत्र कक्षा 7 का जो विषय है उसको अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत तीनों किताबों में सबसे पहले हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। भूगोल विषय में कक्षा 7 में जो भूगोल विषय है वो हमारा पर्यावरण के नाम से जो किताब है वो चलता है और पहले पाठ का नाम है पर्यावरण। बहुत ही अच्छा पाठ है और हम सभी बच्चों को जानना चाहिए कि पर्यावरण होता क्या है। देखिए, एनसीईआरटी की किताब में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो व्यवहारिकता से जोड़ करके लिखी गई है। हमको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पढ़ लेंगे तो हम परीक्षा में पास कर जाएंगे, अच्छा नंबर पाएंगे। एनसीईआरटी ने सभी वही चीज़ लिखा ही है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आता है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला पाठ पर्यावरण। देखिए बच्चों, पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन हमारे किताब में दिया हुआ है तो उसको हम फिर से अध्ययन कर लें। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। इस तरह पर्यावरण का मतलब हुआ हमारे चारों ओर से ढका हुआ, यानी हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वे सभी क्या हैं? पर्यावरण। ये तो शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से हुआ पर्यावरण का अर्थ। पाठ में जो चीज़ दिया हुआ है, आइए अब हम उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ की शुरुआत एक कहानी के माध्यम से होती है। इसमें एक लड़का जिसका नाम है रवि स्कूल जाता है और अपने स्कूल के निकट उसने देखा कि जो खेल का मैदान था उसमें खुदाई हो रही है। तब उसको बड़ी चिंता हुई कि आखिर वहाँ क्या होगा। जिसमें हम लोग खेलते थे वो मैदान खोदा जा रहा है, तो अब हम लोग खेलेंगे कहाँ। बहुत चिंता हुई। चूँकि बच्चों को खेलने का बहुत शौक़ होता है, इसलिए रवि को भी बहुत चिंता हुई कि अब हम लोग खेलेंगे कहाँ। फिर वहाँ लोगों से उसने पूछा तो पता चला उसको कि यहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा। रवि को बड़ी चिंता हुई कि जिस फील्ड में हम लोग खेलते थे, मुलायम घास के मैदान थे, फूल थे, तितलियाँ थी, अब वो लोग कहाँ चले जाएंगे। ऐसी बात फ्लैट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सारी चीज़ों को सोच करके उसके आँख में आंसू आ गया। सुबह होते ही जब वो स्कूल पहुँचा
तो उसके प्रधानाचार्य ने उसको देखा और पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे आँखों में आंसू क्यों आ गए। तब उसने बताया कि सर हमारा जो खेल का मैदान था जिसमें हम लोग खेलते थे, तितलियाँ रहती थी, पक्षियाँ रहती थी, वहाँ फ्लैट बनने जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। फिर रवि प्रार्थना हुआ और अपनी कक्षा में गया और वहाँ जा कर के उसने अपने शिक्षक से पूछा पर्यावरण क्या है। शिक्षक ने कहा हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसे ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। रवि कहने लगा इसका अर्थ है स्कूल, मेज, भवन, कक्षा, कुर्सियाँ, यानी ये सब भी तो हमारे आसपास हैं, तो क्या ये भी पर्यावरण है। तो शिक्षक ने कहा हाँ ये सब भी पर्यावरण ही है, हमारे पर्यावरण के अंग ही हैं। फिर शिक्षक ने कहा जरा सुनिए, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि कुछ वस्तुओं का निर्माण मनुष्यों ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। चलिए बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने भी पढ़ा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे प्रकृति ने बनाया है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे मनुष्य ने बनाया है। तो आप लोगों को ये काम दिया जाता है कि आप लोग कुछ प्राकृतिक वस्तुओं के नाम और कुछ मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। सर की इस बात को सुनते ही बहुत सारे बच्चे उत्साहित हो गए और इनकी सूची बनाना शुरू कर दिए। उसी में से एक बच्चा था इकबाल, उसने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक, अब आप लोग बताइए हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। चलिए देखते हैं। हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, हमारी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा हैं जिसकी पूर्ति के लिए हम प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसे रहने के लिए घर चाहिए, ज़मीन कम हो गई तो हम जंगलों को क्या करने लगते हैं, काटने लगते हैं। तो क्या हुआ, जो प्राकृतिक वस्तु थी उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो प्राकृतिक वस्तु में जब परिवर्तन हुआ तो हमारे पर्यावरण में भी परिवर्तन हो जाएगा। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, तो देखिए कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है, मानव कार मिल कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करता है, परिवर्तन करता है। यहाँ दी हुई है पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए मेन रूप से पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। 3 घटक कौन कौन, प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव। ये 3 घटक प्राकृतिक पर्यावरण के होते हैं। अब देखिए प्राकृतिक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन प्रकृति द्वारा जो जो चीज़ें बनाई गई हैं वो प्राकृतिक हो जाएंगी, प्राकृतिक घटक। जैसे सजीव यानी जैव मंडल, स्थल मंडल,
जलमंडल और वायुमंडल, इन सब का निर्माण प्रकृति ने किया है, तो ये प्राकृतिक घटक हो जाएंगे। अगला है हमारा मानव निर्मित घटक। तो जिन जिन चीज़ों का निर्माण मानव ने किया है वे मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हो जाएंगे। जैसे उद्योग धंधा कौन लगाता है? मानव। मकान कौन बनाता है? स्मारक, मानव। सड़क कौन बनाता है? मानव। पुल कौन बनाता है? मानव। पार्क कौन बनाता है? मानव। इमारतें कौन बनाता है? मानव। तो ये सभी पर्यावरण के कौन से घटक हो जाएंगे? मानव निर्मित घटक। और अगला, मानव स्वयं एक पर्यावरण का घटक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक व्यक्ति मिलकर कई व्यक्ति मिल जाते हैं तो एक परिवार हो जाता है। कई परिवार मिलकर एक समुदाय बनाते हैं। समुदाय के बाद एक धर्म हो जाता है। शिक्षण संस्थाएं हो गई। आर्थिक क्रियाकलाप मनुष्य के हो गए। राजनीतिक स्थिति, ये सब मानवीय घटक है, मानव घटक है पर्यावरण के। बात समझ में आई बेटा? हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। क्या समझ में आया? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है, यानी यह प्रकृति द्वारा और मानव निर्मित जो भी चीज़ें बनाई गई है उन सब के मिलने से बनता है। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण को देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जैसे आप जानते हैं जो सजीव होते हैं, प्रकृति ने कुछ सजीव वस्तुओं को बनाया है, उसे जीवी वस्तुएं कहते हैं। आज प्रकृति ने कुछ जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, ये भी तो प्रकृति ने ही बनाया है, लेकिन इसमें जीव नहीं है, तो इसको अजीवी कहते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। पर्यावरण एक फ्रेंच का शब्द है। आप समझ गए ना? पर्यावरण जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। जो एनवायरनमेंट शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसको एनवायरोनेर या एनवायरोनेर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण में वे सभी चीज़ें जिसको प्रकृति ने बनाया है, जैसे भूमि, जल, वायु, ये सभी स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल, ये सब क्या है? इसको प्रकृति ने बनाया है, तो इसलिए हम लोग इसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण में देखिए पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये तो आप लोग कक्षा 6 में ही पढ़े हुए हैं। यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, कठोर भाग, उसको स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, यानी जो थोड़ा सा ऊपर मिट्टी का परत होता है जिसमें हम लोग खेती करते हैं, उसके नीचे का जो भाग होता है उसे स्थल मंडल, यानी पृथ्वी के ऊपर की सभी भागों को स्थल मंडल कहते हैं। क्या हुआ है? स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास के मैदान मिलता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है स्थल मंडल, हम लोग पढ़ लिए, ये वाला ये पढ़ लिए। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, कठोर है, उसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं। ये मिट्टी से ढका रहता है।
अब दूसरा है जलमंडल। जलमंडल यानी पृथ्वी पर जितने भी जल वाले स्थान पाए जाते हैं, समुद्र हो गया, सागर हो गया, झील हो गई, ये सब जलमंडल है। और इन सब के ऊपर का जो भाग है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और ये तीनों जिस जगह मिलते हैं उसी को जैवमंडल कहते हैं। और हाँ बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जैवमंडल वही जगह होता है जहाँ पे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु जीवित रहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। हम लोग तो जानते ही हैं इस चीज़ को। जैवमंडल बात जानी गए। अब हम लोग देखते हैं परितंत्र क्या होता है। देखते हैं परितंत्र क्या होता है। देखिए, परितंत्र को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना होगा कि ये जो पृथ्वी है इसमें सभी जगह जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं या प्राकृतिक घटनाएं हैं अलग अलग तरह की होती है। जैसे देखिए, केरल में मूसलाधार वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ हरे भरे पेड़ पौधे बहुत पाए जाते हैं। वहीं जैसलमेर यानी राजस्थान में बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे जहरीले बिच्छू, सांप वगैरह पाए जाते हैं। हाँ, अब देखिए, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ तो ज़्यादा बारिश में रहने वाले जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, और जहाँ बारिश कम होती है वहाँ कम बारिश में जो जीव जंतु जीवित रह लेते हैं वो उत्पन्न होते हैं। जैसे कि ऊँट ऐसा जीव है जो बहुत कम पानी पीता है, रेगिस्तान में आराम से चल लेता है, इसलिए वह राजस्थान जैसे जैसलमेर वगैरह में आराम से जीवित रह लेता है। यहाँ देखिए, परितंत्र शब्द का सीधा अर्थ दिया हुआ है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं। आओ कुछ करके सीखें। इसको आप लोग किताब में से पढ़ लीजिएगा। देखिए, परितंत्र में यही होता है कि सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। और पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो जीवधारियों से मिलता है, मनुष्य से मिलता है। तो इस तरह ये लोग क्या है, आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण का बराबर दोहन करता जा रहा था। फिर क्या हुआ? पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ने लगा, तापमान बढ़ने लगा, असमय वर्षा होने लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी। तो इससे मानव को चिंता हुई कि अगर पर्यावरण में इसी तरह परिवर्तन होता रहा तो एक दिन आएगा जब सारी चीज़ें, हम पहले ही जान रहे हैं कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी हमको ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ पौधे रहेंगे तब तो, लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पेड़ पौधों को काटता जा रहा है। तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती जा रही थी। तो लोगों को इसकी चिंता हुई और उन्होंने 5 जून को, देखिए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व भर में सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 5 जून को। जून में हम लोगों की छुट्टी रहती है। जून में, जुलाई में स्कूल खुलता है ना, तो इसलिए मई तक तो हमारा विद्यालय खुला ही रहता है, जून में विद्यालय बंद रहता है। तो 5 जून को, ऐसे आप लोगों को याद हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे मानवीय पर्यावरण। देखिए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं, तो मानव भी अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन भी करता है। शुरू में जो मनुष्य था
वो पर्यावरण में परिवर्तन नहीं करता था, बल्कि उसके अनुरूप अपने को ढाल लेता था और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण से ही कर लेता था। लेकिन जब मनुष्य की जनसंख्या बढ़ गई तो उसकी आवश्यकता भी बढ़ गई। जब आवश्यकता बढ़ गई तो वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगा। लेकिन जब थोड़ी इस समय से पहले की बात करें तो जब थोड़ी कम जनसंख्या थी, आप अपने पापा से या दादा से पूछिएगा, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब था गांव में जजमानी व्यवस्था थी। कोई चीज़ लेना होता था किसी से, तो अगर मान लीजिए हमको गेहूँ चाहिए तो हम उनको धान दे देते थे, धान दे देते थे और उनसे गेहूँ ले लेते थे। चना दे देते थे, कपड़ा ले लेते थे। दाढ़ी बनाने वाला नाई था तो वो गांव में आकर के लोगों का दाढ़ी बाल बना देता था और उसको अनाज मिल जाता था खाने के लिए। तो इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु को लेना, चाहे वो वस्तु हो चाहे कोई सेवा हो। अभी भी गांव में देखेंगे आदमी काम करता है तो उसके बदले अनाज ले लेता है ताकि उसको खाने के लिए कोई दिक्कत न हो। हाँ, देखिए एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग गर्मियों में तरबूजा, ककड़ी, खीरा ये सब खाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य प्रकृति से अंतःक्रिया करता है। तो गर्मी में जब तापमान अधिक होता है तो उस समय ककड़ी, खीरा खाने से हमारा जो हम मनुष्य जो है वो संतुलन बना सके प्रकृति के साथ, इसलिए वो तरल पदार्थों का सेवन करता है। इस तरह देखिए हम लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ। देखिए प्रश्न दिया है, परितंत्र किसे कहते हैं? तो परितंत्र हम बताए थे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। अगला प्रश्न है, पर प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ये भी बताए हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न बताए हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, ये भी आप जानते हैं। यानी जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है इसको आप सब लोग एकदम आराम से कर लेंगे। किताब का PDF हम आपको दे देंगे। आप किताब पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें इस किताब में दी हुई है सभी ज़रूरी है। आगे की कक्षा में जब आप जाएंगे तो इसी से जुड़ा हुआ चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसको अगर आप जानते रहेंगे तो आगे की चीज़ें आपको स्पष्ट होती रहेगी। धन्यवाद।